हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, आज लाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपका ऑप्टिक्स। 14 मार्क्स का चैप्टर है ये। 14 मार्क्स इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्टिक्स, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत मार्क्स इसमें पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 14 मार्क्स का पूछा जाता है। ऑप्टिक्स को 2 चरणों में हम लोगों को पढ़ना है, 2 पार्ट करके। एक पढ़ना है आपको रे ऑप्टिक्स और एक पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वर्ड क्या आ रहा है? रे ऑप्टिक्स। रे ऐसा नहीं है कि अभी आपने एक्सरे करके सुना होगा, गामा रे करके सुना होगा, बीटा रे सुना होगा, गामा एक्स रे, गामा रे, बीटा रे, बहुत तरह का रे। लेकिन इन सभी का पढ़ाई नहीं है। हमारा पढ़ाई है विजिबल रे, जो कि लाइट कहलाता है। जो हम लोगों को हम लोग ह्यूमन बींग्स का आई जिस रे को, ऐसे इंफ्रारेड रे भी होता है, बीटा रे, गामा रे, एक्स रे, लेकिन हम लोग पढ़ाई किसका कर रहे हैं? विजिबल रे का। किसका? विजिबल रे, जो हम लोगों को कलर समझ में आता है, जो हम लोगों को लाइट समझ में आता है। वैसा क्या है, हम लोग को 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक का लाइट हम लोग रीड कर पाते हैं। हम लोग का ब्रेन, हम लोग का ह्यूमन बॉडी जो है एक्सेप्ट कर पाता है इस वेवलेंथ का लाइट को, और हम लोग देख पाते हैं। और देखने से लाइट से क्या होता है? लाइट, जब लाइट पड़ता है तो किसी इमेज को हम लोग उसे पहचान सकते हैं, देखने में मदद करता है। तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो ऑप्टिक्स हो रहा है, पढ़ाई किसकी? लाइट के। इसी को हम लोग लाइट कहेंगे। और ये लाइट तुम्हारा क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हम लोग को सेंसेशन, मतलब देखने में, सीन करने में मदद करता है। क्लियर है? ठीक है। ये थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग रे ऑप्टिक्स मान करके लाइट को पढ़ रहे हैं। क्लियर है? स्टार्ट करें। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक क्या है आपके लिए, जो बहुत बेसिक टॉपिक है, जो क्लास 10 से आप लोग देखते हुए आए हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये एक लॉ है, बहुत सिंपल सा लॉ है, जो क्या कहता है कि अगर ये प्लेन मिरर है, कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। एक रे इस पर आया है, ये कौन सा है? पहला रे जो भी आता है उसे बच्चा क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। आया, और यहाँ से आप क्या बनाइएगा? नॉर्मल बनाइएगा। नॉर्मल बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इंसिडेंट एंगल हो या रिफ्लेक्टेड एंगल हो या कोई भी एंगल है, आपको मेज़र कहाँ से करना है? नॉर्मल से ही करना है। मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ से करना है। तो ये आपका कौन सा एंगल हुआ? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल है ये, ठीक है। और ठीक इसी तरह से जितना एंगल ये बनाया है, उतना ही एंगल से ये वापस जाएगा, और इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्टेड। और रे का बात करेंगे तो इस लाइन को, इस रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और इस एंगल स्मॉल आर, आई और आर, ये दोनों सेम होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या दिमाग में रखोगे? लॉ क्या है? पहला, एंगल आई और एंगल आर आपका कांस्टेंट होता है। दूसरा क्या बात है कि इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, या एंड नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन,
सेम थिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? तीसरा पॉइंट ये याद रखोगे कि ये जो भी फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेल्ड इन वन मीडियम, ये जो फेनोमेना है, फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेल्ड इन वन मीडियम, कोई एक ही मीडियम में होगा। जैसे ये क्या है, ये कौन सा मीडियम है? एयर है, तो एयर में ही ये फेनोमेना देखने को मिलेगा। जब दो मीडियम का बात होगा तो यही टॉपिक आपका रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट बन जाएगा, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट बन जाएगा। जब एक मीडियम का बात होगा, एक लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये छोटे छोटे से बात जो है आपको याद करना होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कुछ बच्चों को ये दिक्कत होता है, समझता नहीं है वो लोग। जैसे ये नॉर्मल है आपका, अगर हम इंसिडेंट रे ये दिए, इंसिडेंट रे दिए हैं और हम उससे पूछेंगे कंप्लीट द फिगर, रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, वो तो बना देता है। रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगा ये, लेकिन एंगल पूछते हैं कि एंगल कितना हुआ, तो बहुत कोई 90 लिख देते हैं। गलत, 90 नहीं है, ये दोनों एंगल कितना है? 0 है। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि एंगल हमेशा नॉर्मल से काउंट होता है। जैसे ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये मान लो 75 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट एंगल है, काउंट स्टार्ट कहाँ से करोगे? नॉर्मल से करोगे। तो अगर कोई रे यहीं पर है तो उसका एंगल क्या होगा? 0। उसका एंगल क्या होगा? 0, ना कि 90। इसको, ये प्लेन को देखने लगते हैं, ये प्लेन को मत देखो, यहाँ से जो रे है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या हुआ? एंगल आई और एंगल आर कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 कैसा होता है वो बताते हैं। नाइन्टी कैसा होगा? जैसे मान लीजिए ये आपका, ये नॉर्मल है, अब इंसिडेंट रे यहाँ पर बना दिए, इंसिडेंट रे यहाँ पर बन गए, ये आपका नॉर्मल। अब एंगल यहाँ से यहाँ तक काउंट हुआ तो कितना हुआ? 90। ये एंगल आई कितना हुआ? 90। ये जाएगा भी कितना से? 90। एंगल आर भी आपका क्या होगा? 90 होगा। तो ये जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? दूसरा कॉन्फ्यूज़न क्या होता है, ये तो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर तो आपका सिलेबस में ही नहीं है, आपको स्पेरिकल मिरर में देखना है। तो स्पेरिकल मिरर में कैसे देखिएगा? ये दिखते हैं, सपोज कर लो ये है इंसिडेंट रे। अब कंप्लीट करो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करोगे? ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, एंगल है, सब कुछ बताओ। ये इंसिडेंट हमने दे दिया, तो दूसरा लाइन क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल कहाँ से बनाओगे? जब स्पेरिकल होगा तो इस पॉइंट से पहले सेंटर, अगर ये स्पेरिकल है तो इसका कहीं तो सेंटर होगा, उससे क्या करोगे? इसको मीट कर दोगे। ये तुम्हारा क्या होगा? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ और उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट एंगल। ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अंदर में ये पेंटेड रहता है, होता है ना मिरर में। ठीक है, अगर सपोज कर लो इधर कोई रे दे दिया, ये आपका इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे है, इसको कंप्लीट करना है। तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे? नॉर्मल इससे इस तरह से जाएगा। ये आपका लाइन क्या होगा? नॉर्मल। अब ये जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल से इसको रिफ्लेक्ट कर दो। समझ में आ रहा है? अगर मान लो रे इस तरह से है, ये आपका इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल पर ही आ रहा है, ये नॉर्मल भी है, तो रिफ्लेक्टेड इसी डायरेक्शन में होगा। रिफ्लेक्टेड रे भी इसी डायरेक्शन में होगा। और यहाँ का एंगल क्या होगा? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री। समझ में आ रहा है?
तो स्फेरिकल मिरर में कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेन मिरर में भी कोई, प्लेन मिरर तो इजी है ही। ठीक, अब आगे का टॉपिक है मिरर। मिरर दो प्रकार का होता है, प्लेन मिरर और एक बच्चा स्फेरिकल मिरर होता है। दो मिरर होगा, एक प्लेन मिरर है और एक स्फेरिकल मिरर। ये क्लास 10 के बच्चे लोग पढ़ते हैं और ये तुम्हारा सिलेबस है 12th के बच्चे लोगों के लिए। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर का पहचान कैसा होगा, वो इस इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इधर पेंटेड होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश्ड इधर तुम्हारा और इधर पेंटेड रहेगा। क्लियर है? तो इस मिरर को कॉनकेव मिरर बोलेंगे और इस मिरर को कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? ये दोनों तरह का इमेज बनाने में सक्षम होता है। कौन? कॉनकेव मिरर रियल भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बना लेता है। ठीक है, ये ओनली वर्चुअल इमेज ही बना पाता है, वर्चुअल इमेज ही बना पाता है। अब बात है, बहुत सारे बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है। इमेज दो प्रकार के होते हैं, एक रियल और एक आपका वर्चुअल। ठीक है, रियल कैसे पहचानोगे? रियल इमेज जो होगा, रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ऑन दी स्क्रीन बनता है, ऑन दी स्क्रीन बनता है। और वर्चुअल इमेज जस्ट इसी का वर्चुअल इमेज बिहाइंड दी स्क्रीन बनता है, स्क्रीन बनता है और यहाँ इन्वर्टेड है, यहाँ इरेट बनता है, इरेट बनता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा। रियल इमेज के लिए उल्टा बनेगा, ऑन दी स्क्रीन बनेगा। तो वो जैसे फिल्म आप लोग फिल्म में देखने जाते हैं तो वो ऑन पर्दा पर दिखता है, प्रोजेक्टर पर्दा पर दिखता है, वो सब सारा क्या है? रियल इमेज है। और वर्चुअल इमेज का एग्जांपल क्या है? जैसे लुकिंग मिरर में या ड्रेसिंग टेबल में आप लोग जो देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो उसमें 2 कदम आप पीछे जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका इमेज क्या है, वो भी 2 कदम पीछे जाएगा, वो बिहाइंड द मिरर बनता है। तो ये 2 पॉइंट को याद रखिएगा कि रियल और वर्चुअल इमेज किसे बोलते हैं। क्लियर है? कॉनकेव मिरर, कौन सा ले रहे हैं? कॉनकेव मिरर। इस तरह का फिगर है, एक इस लाइन जो बीच से जो लाइन पास हुआ है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस जगह जो मिड में कट किया है इसे बोलते हैं पोल। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं रखना है कि पोल का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंट ऑफ पोल का इंपॉर्टेंट है ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। पोल की इंपॉर्टेंस यही है कि सारे डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सभी फोकल लेंथ, कोई भी डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सभी डिस्टेंस आप पोल से ही मेजर कीजिएगा। ये जस्ट लाइक एक ऑरिजिन, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह है। ठीक है, इसका ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर इसको आप कंप्लीट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक एक स्फीयर बनेगा। स्फीयर का कहीं तो सेंटर होगा, इस सेंटर को सेंटर ना बोल करके बोलिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ
कर्वेचर बोलिएगा, जिसको C से रिप्रेजेंट कीजिएगा। सेंटर से लेकर के पोल तक की दूरी, तो ऐसे नहीं लिखिएगा, दोनों तरफ नहीं कीजिएगा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पोल, पोल से स्टार्ट कीजिएगा। कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? पोल से। इस दूरी को रेडियस कहते हैं, और इसको ऑप्टिक्स में क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? इसका नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का इंपॉर्टेंट क्या है? इसका क्या इंपॉर्टेंट है? हम क्यों याद रखें इसको? इसमें कौन सा पॉइंट याद रखने लायक है? तो नोट करके याद रखिएगा कि नॉर्मल रे ऑलवेज पास्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ है, वो ही नॉर्मल है। वो क्या है? आपका नॉर्मल है। इस बात को नहीं भूलिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या इंपॉर्टेंट है? इसका क्या इंपॉर्टेंट है? याद रखना है। तो इसको याद रखना है कि दी हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर give us the focus point देता है। क्या कौन सा पॉइंट देता है? अगर रेडियस का आधा कर दोगे F/r/2, ये याद रखोगे। इसका आधा कर दोगे, अगर मान लो ये 10 का है तो इसका 5 मीटर इस जगह पर यहाँ इसे क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस है। ये फोकस पॉइंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। पोल से लेकर के स्टार्ट कहाँ से करना? पोल से लेकर के फोकस तक, उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आया? चलिए, अच्छा बात। ये कुछ इंफॉर्मेशन एस्पेरिकल मिरर का। हमने आपको बताया कि कॉनकेव मिरर दोनों तरह का इमेज बनाने में सक्षम है। हमने क्या बोला? कॉनकेव मिरर दोनों तरह का इमेज बना सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी। दोनों इमेज बना सकता है। कब और कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा रे डायग्राम को देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ लॉ है, उसको याद रखोगे। फर्स्ट लॉ या फर्स्ट रे डायग्राम आपको याद रखना है। जैसे ये आपका मिरर कॉनकेव मिरर है, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अगर सीधा जाता है तो वो कट कहाँ से करेगा? फोकस से ही करेगा। फर्स्ट लॉ याद रखोगे इमेज ड्राइंग के लिए, रे डायग्राम के लिए। फर्स्ट लॉ फॉर रे डायग्राम, रे डायग्राम के लिए फर्स्ट। सेकेंड, अगर ये आपका कॉनकेव है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट ए से बी, अगर ये पोल से होकर के गुजरता है, ये कौन सा पॉइंट है? पोल, तो वो उतना ही एंगल में वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बिहेव किया, नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये तेरा रिफ्लेक्टेड
रे हो गया। ये तीसरा, थर्ड लॉ, अगर मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस में कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कार्वेचर से ही, मतलब सेंटर ऑफ कार्वेचर पर ही खड़ा है, या समझ लीजिए और थोड़ा पीछे कर देते हैं, ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कार्वेचर है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कार्वेचर से गुजरता है, ठीक है, गुजरता है, तो वो जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस भी आता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन नॉर्मल है। नॉर्मल फिगर में हमने दिखाया था, सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास होने वाला लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही लाइन में आता है, तो ये जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आया। ये क्या है आपका? इंसिडेंट रे हुआ, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हुआ। ठीक है, एक और ले लो, फोर्थ। अगर ये है अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है ए बी, अगर वो फोकस से पास हुआ है, कहाँ से? फोकस से पास हुआ है, ये इसका इंसिडेंट रे है, तो ये पैरेलल जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो ये इमेज बनाने के लिए किसी दो लॉ को यूज़ कीजिएगा, किसी दो लॉ को यूज़ कीजिएगा, आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए, अच्छा, अब इमेज फॉर्मेशन में कॉन्केव मिरर ले रहे हैं। ये आपका पोल है, सपोज कर लो ये सेंटर है, ये आपका फोकस है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ए और बी। ये ऑब्जेक्ट के लिए भी एक चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, नोट करके याद रखना कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड में ही बैठाना है, एंड इरेट अपराइट, खड़ा करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है कि हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखोगे और इसे खड़ा रखोगे। इसमें ये हमसे आसानी की जगह इधर बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को ऐसे खड़ा करेंगे, ऑब्जेक्ट इधर भी खड़ा कर सकते हैं, ये सब सवाल नहीं। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखना है और खड़ा रखना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऊपर की ओर, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सी, मतलब सेंटर ऑफ कार्वेचर से दूर है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो ये तो हो गया, तुमने एक पोजीशन दे दिया, एक सवाल ये, और इमेज के बारे में क्या पूछ देगा? इमेज के बारे में पूछ देगा आपका, इसका पोजीशन कहाँ होगा, एक सवाल ये। दूसरा सवाल, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा। ये जो साइज ऑफ इमेज का, ये जो साइज ऑफ इमेज है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों को ऑप्टिक्स में एक स्पेशल टर्म पढ़ाया जाता है। ये जो साइज ऑफ इमेज को निकालने के लिए हमको एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिक्स में टर्म पढ़ाया जाता है, जिसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या पढ़ाया जाता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको पढ़ के हम लोग साइज ऑफ इमेज के बारे में
पता कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ ये पता करवाता है। तो साइज का जो प्रॉब्लम है इससे, ये बहुत काम का चीज़ है, इसको अलग से हम स्पेशल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये 3 सवाल हम लोगों को चाहिए इस डायग्राम में। पोजीशन कहाँ बनेगा, नेचर कहाँ होगा और साइज ऑफ इमेज क्या होगा। तो बाबू एक पैरेलल लॉ क्या बोलता है, एकदम फोकस से ही गुजरेगा, ये रिफ्लेक्टेड हुआ। ठीक है, एक लॉ लगा दिए हैं। दूसरा पोल से लेते हैं, क्या से लिए, पोल से लिए। ठीक है, पोल से गुजरते हुए गए। ठीक है, तो ये कहाँ बना, सेंटर और फोकस के बीच में बना, सेंटर और फोकस के इधर बना। ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ हो गया, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में पोजीशन। नेचर कैसा हुआ, रियल, क्यों, उल्टा बना है। और साइज क्या होगा, डिनिमिस्ट होगा, इसका साइज क्या होगा, डिनिमिस्ट होगा, मतलब रियल साइज से छोटा आएगा, रियल साइज से ये छोटा आएगा। क्लियर है। तो इमेज के बारे में आपसे यही 3 सवाल रहेगा। इमेज के बारे में पोजीशन रहेगा, एक साइज, तीसरा नेचर, चाहे कहीं पर भी रखो। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम बदलने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम क्या कर रहे हैं, एट सी पर, एट सी पर कर रहे हैं। तो इसी फिगर में देखेंगे, अगर हम सी पर रखेंगे तो क्या होगा, ये सब 10 क्लास में सब किए हैं आप लोग। अगर मान लीजिए सी पर ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं ए बी, तो ये पैरेलल लाइन है, ये फोकस मिड में ही कटना चाहिए और ये सेम इमेज, सेम साइज का इमेज को बनाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये दूसरा रे हो गया। तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, इसका पोजीशन बताइए। अब ये सवाल का फिर से जवाब, पोजीशन क्या है, एट सी, सी पर ही बनेगा। नेचर, नेचर कैसा होगा, रियल ही होगा। और साइज क्या होगा, सेम होगा, सेम साइज होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा। क्लियर है। ऐसे करके और सामने लाइए इसको। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब कर रहे हैं सी एंड एफ के मिड में, यहाँ रखते हैं। फिर यही इमेज, ये सपोज कर लो सी है, ये तुम्हारा एफ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक, अगेन ये फोकस से गुजरेगा। ठीक, फोकस से गुजरेगा। दूसरा तुम पोल ले लो, पोल से गुजरेगा। ये दोनों जहाँ मिला, ये तुम्हारा ए डैश बी डैश इमेज बना, ये तुम्हारा ए बी। तो अगेन इसका आंसर क्या होगा, एट सी से ये चला गया है अवे फ्रॉम सी, सी से दूर, अवे फ्रॉम सी। और नेचर कैसा है, अगेन रियल है। और साइज ऑफ इमेज लार्ज है, लार्ज है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी में फिर से फोकस पर रख देते हैं। कहाँ पर, एट एफ पर रखेंगे। क्या असर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सपोज कर लो फोकस है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये सब आप लोगों को किया हुआ है। ए बी, अगेन ये फोकस से गुजरेगा, पोल से होता हुआ। ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन, इन्फिनिटी। तो इमेज पैरेलल हो गया, ये कभी मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, पोजीशन क्या होगा, इन
इन्फिनिटी। नेचर क्या होगा? रियल ही होगा और लार्ज ही होगा। ठीक है, अगला बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में। इस केस में क्या होगा? ये आपका मान लीजिए फोकस है, ये आपका पोल है, ऑब्जेक्ट यहाँ है ए बी। अब क्या होगा? अगेन ये इसी से गुजरेगा और ये पोल दूसरा रे उतना ही एंगल से ये जाएगा और ये पीछे ले जा करके इसको मिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ मिट हो गया, ये तुम्हारा ए डैश बी डैश बना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पोजीशन बिहाइंड द मिरर, मिरर। ठीक है, और नेचर कैसा है? वर्चुअल और लार्ज। ठीक है, वर्चुअल एंड लार्ज। क्लियर आया? समझ में आया? ठीक है, अब यही चीज कॉन्वेक्स में, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से होता है, उसका कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी, सेंटर से दूर रखो, सेंटर के फोकस के बीच में रखो, पोल पर रखो, कहीं पर भी रखो, वॉट एवर भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उससे कोई असर नहीं होने वाला है। वो एक ही तरह का इमेज बनाएगा जो कि होगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये पैरेलल हो गया। ठीक, अब इसका ये किस तरफ मूव करेगा? इसका सेंटर किधर है? इस तरफ होगा। इसका फोकस किधर है? इस तरफ है। अब इस पॉइंट से ये पैरेलल लाइन गुजरेगा कैसे? ये फोकस से होता हुआ गुजरेगा। ठीक है, फोकस से ही होता हुआ गुजरेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम पोल पर रखते हैं, पोल पर रखते हैं तो इसी एंगल से इधर रिफ्लेक्ट करेगा और ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ाओगे, इमेज यहाँ पर बनेगा तुम्हारा ए डैश बी डैश। तो क्या मिला यहाँ पर? यहाँ पर भी वर्चुअल इमेज बना। तो इसमें क्या सीखने को है? ऑब्जेक्ट पोजीशन, whatever be position, any position, only one type of image form जो कि होगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, ठीक है। तो एक सवाल बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द difference between concave virtual image and convex virtual image? क्या अंतर है? दोनों तो बनाता है ना, तो इन दोनों का कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज और कॉन्केव वर्चुअल इमेज में दोनों में क्या अंतर है? तो आंसर होगा आपका, आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉन्केव और कॉन्वेक्स। इसका जो वर्चुअल इमेज है और ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, ठीक है, ये लार्ज बनाता है और ये मिस्ट बनाता है।
एक पॉइंट। ये ओनली ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन एफ एंड पोल के बीच में होगा तभी बनाता है, ठीक है। और ये एनी पोजीशन, एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर ये क्या बनाएगा, एनी पोजीशन पर ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, लेकिन डिनमिस्ट ही बनाता है। तो ऐसा एक सवाल पूछ दिया जाए कि एक वर्चुअल इमेज बन रहा है जो लार्ज है, वर्चुअल इमेज बन रहा है जो लार्ज है, यहाँ पर कौन सा मिरर को यूज़ किया गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कॉनकेव। अगर यही सवाल को ऐसा पूछ दिया जाए कि एक इमेज का क्वालिटी नेचर ऐसा है, वो वर्चुअल बन रहा है लेकिन डिनमिस्ट बन रहा है, वहाँ कौन सा मिरर यूज़ किया गया है, तो कॉन्वेक्स। ओके, थैंक यू। ये हुआ आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। ओके।